नमस्कार। नाड़ी चिकित्सा आयुर्वेद की वो चिकित्सा पद्धति जो प्राचीन काल से लेके मनुष्यों के रोगों का इलाज करती आ रही है। नाड़ी चिकित्सा, जिसे अंग्रेजी में पल्स डायग्नोसिस भी कहा जाता है, नाड़ी के माध्यम से मनुष्य के शरीर में हुए रोगों का पता लगाती है और आयुर्वेद के माध्यम से उसका इलाज करने में सहायक होती है। इसी सिलसिले में नाड़ी चिकित्सा के बारे में जानने के लिए हम आज आप पहुँचे हैं देहरादून के रायपुर के थानो क्षेत्र में स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान में, जहाँ पे स्वामी जी से हम बातचीत करेंगे नाड़ी चिकित्सा को लेकर, उनके शोध के बारे में बातचीत करेंगे और नाड़ी चिकित्सा कितनी फ़ायदेमंद है मनुष्य के रोगों के निपटारे के लिए या उसे सुधारने के लिए, उस पर भी व्यापक चर्चा करेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि नाड़ी चिकित्सा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो कहीं अगर आप अपने इतिहास के बारे में बताएं, जैसे ये हम इंटरव्यू बताएं हुए आपने डिप्टी एसपी की तरह यूपी उसमें काम किया है, वहाँ से आप नाड़ी चिकित्सा की तरफ आए, किस तरह आना हुआ और ये कैसे मनुष्य के शरीर में काम करती, कैसे रोगों का पता लगाती है? देखिए, मेरा आने का जो ये सफर है इस आयुर्वेद में, मेरा कोई बैकग्राउंड आयुर्वेद या मेडिकल लाइन का नहीं है जी, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम रहा जी, और आध्यात्म के प्रति प्रेम रहा। तो इसमें आध्यात्म के से मैं सराबोर होकर ये चाहता था कि मैं संत बन जाऊं, लेकिन संत बन करके मैं निकम्मा नहीं होना चाहता था, मैं भीख मांग के नहीं खाना चाहता था। अब समस्या ये है, न मैं किसी के आश्रम में जाकर उस पर आश्रित होना चाहता था। जंगलों में जाऊं तो वहां शरीर के हिसाब से वो सुविधाएं नहीं मिलती। उन सुविधाओं को हासिल करने के लिए इतना कष्ट होता है कि भजन ध्यान तो गया, बाहर चूल्हे में अपनी सुरक्षा और पेट भरने की समस्या खड़ी होती। तो इस तरह से मैंने विचार किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि न तो भिक्षा मांगनी पड़े और कुछ ऐसा स्थान बना लिया जाए, जिसमें हमें भिक्षा भी न मांगनी पड़े और जैसे ऋषि मुनि पहले रहते थे, आयुर्वेदाचार्य और ऋषि मुनि, कोई भी ऋषि मुनि ऐसा नहीं हुआ है जो साधन विहीन होकर के कोई शोध कार्यक्रम कर सकता हो। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो सभी साधन संपन्न थे, या तो राजा थे या राजाओं के सलाहकार थे या मंत्री थे, बहरहाल या उनके गुरु थे। तो उन्होंने संन्यास लेते वक्त या अपना शोध कार्यक्रम करने के लिए पहले व्यवस्थाएं पैदा की, हिमालय में गुफाएं बनाई या आश्रम बनाए, और वहां रह करके जब सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो गई तो फिर पीसफुल माइंड से एकाग्र चित्त होकर के उन्होंने शोध कार्य किए, जो आज हमारे देश के लिए वरदान है जी। अगर बहुत से युवा ऐसे भटक जाते हैं कि चलो संन्यास, उनको वैराग्य हुआ, चल दिए साहब तो पहाड़ों में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, पत्तियां खाएंगे, घास फूस खाएंगे और रहेंगे, ये थियोरिटिकल बात है, वर्तमान में संभव भी नहीं है जी। और कुछ दिन रह ले कोई, लेकिन फिर अल्टीमेटली उसे व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी। अगर नहीं जुटाएंगे तो उस अपना पेट भरने में और व्यवस्थाएं जुटाने में, पेट भरने में और सुरक्षा के चिंता में ही उसका वक्त कट जाएगा, न भजन कर पाएगा न शोध कर पाएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा क्या किया जाए। मुझे आयुर्वेद का पढ़ने का बचपन से शौक था, तो संत बनने के लिए मुझे चाहिए कुछ धन, वो धन ऐसा कि मैं किसी पर निर्भर न हूं और ईमानदारी से अपनी मेहनत के बल पर वो मैं कर लूं, और इतना कर लूं कि फिर मुझे चिंता ही न रहे, मैं एकांत में भजन ध्यान करूं, ऐसा मेरा मन था। उसी क्रम में मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी आयुर्वेद की, तो उसमें एक जगह मैंने पढ़ा कि स्वर्ण बनाने की विधि भी होती है। अच्छा। तो मैं भी उस पर लग पड़ा। अच्छा। कि सोना बना लेंगे, जब जरूरत होगी सोना बनाएंगे, अपना बेच के अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे, धन के लिए जो बात सच है जी। तो उसी क्रम में मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया सर्विस में रहते हुए भी। अच्छा।
अच्छा, ये सर्विस की बात है जब आप सर्विस के दौरान की बात अच्छा। है। तो बहुत पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन सोना तो बना नहीं। अच्छा। लेकिन उस दौरान बहुत अच्छे अच्छे शोध हुए। मैंने बहुत से कीमियागर अपने पास बुलाए, जी। एल्केमिस्ट्स, हाँ। उनसे संवाद किया, उनके साथ प्रैक्टिकल किए और बहुत अध्ययन किया। अच्छा। अध्ययन करने के बाद बहुत बहुत जोरदार बातें जो आज शोध के लिए बहुत बड़े स्तंभ हैं, वो आप प्राप्त हुई। तो अध्ययन आयुर्वेद से, आयुर्वेद से, एल्केमिस्ट्री से। एल्केमिस्ट्री से। एल्केमिस्ट्री का मतलब है ये पारा से सोना वोना बनाने का जो विधि है, उस पर हमने काम किया। तो हमने स्वर्ण बना तो था, अच्छा। लेकिन वो बहुत महंगा बना। अच्छा। और बहुत कठिनता से बना। अच्छा। और अपना शरीर भी दे बैठी। अच्छा। इतनी बीमारियां हो गई अच्छा। कि वो जो फ्यूम्स निकलती हैं, पॉइजनस फ्यूम्स, ओके, जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत से विष इस्तेमाल किए जाते हैं, पारा, गंधक, ये स्वयं में विष है। हाँ। जब भी धातु का मारण किया जाता है तो उससे विष निकलते हैं और फ्यूम्स अंदर जाती हैं और शरीर को प्रभावित करती है। तो ऐसा सोना किस काम का, जिसके लिए सोना के वो शरीर बेकार हो जाए। जी, सही बात। तो बहरहाल ये काम तो हमने छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन इसी क्रम में हमें बहुत से अनुभव हुए और बहुत शोध के विषय प्राप्त हुए। जो वर्तमान केमिस्ट्री है, इससे बढ़कर कुछ बातें हासिल हुई। अच्छा। स्वर्ण बनाना ही जैसे वर्तमान केमिस्ट्री में शायद नहीं आता है। नहीं, वर्तमान केमिस्ट्री में ये कहते हैं ना, जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीफ की, उसमें कहते हैं ये एलिमेंट्स हैं, करीब 130-32 करीब हैं। तो ये कभी बनाए नहीं जा सकते। ये प्रकृति में खुद ही उत्पन्न होते हैं और इन्हें बनाया नहीं जा सकता, ऐसा उनका कहना है जी। लेकिन हमने जब शोध किए इस पर, और अनवरत कम से कम 15 साल सर्विस के दौरान ही मैंने शोध किए। अच्छा, ये सब सर्विस के दौरान ही चला? शोध किए। बहुत अल्केमिस्ट मेरे पास आए, सैकड़ों बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े अल्केमिस्ट ये आए। उसमें हम लोग लगातार अध्ययन करते रहे, प्रैक्टिकल करते रहे। तो हमने पाया कि ये केमिस्ट्री अभी अधूरी है, वर्तमान केमिस्ट्री अधूरी है। अच्छा। जो कहते हैं कि ये एलिमेंट्स बनाए नहीं जा सकते, ये एलिमेंट है जी, ये कंपाउंड नहीं है। तो हमने पाया कि ये सभी कंपाउंड एलिमेंट ही नहीं है। अच्छा। इस प्रकृति में सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक मरकरी और एक सल्फर, गंधक। अच्छा। उनसे ये सभी बनाए जा सकते हैं। अच्छा। अर्थात सभी एलिमेंट्स इन्हीं के कंपाउंड हैं। और इसे आध्यात्मिक उस पर तोलते हैं हम, तो मरकरी शिव का रूप है, भगवान शिव। अच्छा। और सल्फर पार्वती का रूप है। अच्छा। इन दोनों के रिएक्शन से ही सृष्टि का उद्गम हुआ है। तो जो सृष्टि की उत्पन्न हुआ है, ये इन्हीं के रिएक्शन से सभी एलिमेंट्स बने। एलिमेंट से ही सब धातुएं, मतलब सभी वस्तुएं बनी है। पंचभूतात्मकम विश्वम, ये 5 भूत जी, इनमें कहीं ना कहीं एलिमेंट्स की कंस्ट्रक्शन है। तो 5 भूत जो आपके जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन तीनों के। तो ये बड़े बड़े शोध मिले। और फिर वो हमने जब स्वर्ण बना और न बना, उस बीच की क्रियाओं में हमने देखे, जो उस दौरान हमने कार्यक्रम किए थे, जो पारे को शुद्ध किया था, पारे के संस्कार किए थे और पारे से कुछ औषधियां डाली, तो वो इतने फ्रूटफुल थे कि जरा सी दवा बड़े बड़े रोगों को सुहा कर दे। अच्छा। कायाकल्प कर दे, ऐसी ऐसी औषधियां बन गई। तो हमने सोचा कि भाई सोना तो जाने दो, इससे मेडिसिन पर काम करो, सोने से बढ़कर चीज। हाँ, तो उसके लिए हमने शोध संस्थान बनाया जी। और यहाँ काफी बड़े वैज्ञानिक, पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ऑफिसर्स और जो केमिस्ट्री के बड़े MSc PhD किए हुए लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के यहाँ व्यवस्था की और उस पर ये काम शुरू किया जी। तो उसने इस मेडिसिन जगत में एक क्रांति पैदा कर दी। अच्छा। आप अभी आए, आपने देखा था जी जी जी, आपने खुद मरीजों से बात की थी जी जी जी, मैंने।
कैंसर के मरीज के बारे में आपको मालूम हुआ? जी जी कैंसर ठीक हुए, जी किडनी फेल, लिवर फेल, जी वो आपके सामने 2 दिन में चमत्कार देखा, जी मैंने देखा। सुना, उनके मुंह से सुना। जी जी जी। और जब भी आप आइए यहाँ देखिए, सही। खुद मरीजों से बात करिए, तो आपको पता लगेगा कि ये औषधियां बड़ी चमत्कारिक हैं। जो रस रसायन है, वास्तव में आयुर्वेद जो है उसका उच्चतम भाग ये रस रसायनों का है। अच्छा। रस रसायनों का, रस रसायन वो होते हैं जो आयु की वृद्धि करते हैं, वृद्धावस्था को हटा देते हैं और सदैव के लिए निरोग कर देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण औषधियां हैं, इनसे बहुत बहुत बड़े काम होते हैं। तो इस सफर में हम रहे जी। तो जब कायाकल्प की बात आई तो कायाकल्प पे हमने अध्ययन किया। तो कायाकल्प पे जब अध्ययन किया और उस पर हमने कुछ लेख लिखे, लोगों को बताए, बहुत से वीडियोस हमने किए। तो उन वीडियोस को सुनकर के लोग केरला में, वो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो चमत्कृत हुए। उन्होंने हमसे राय मशवरा करना शुरू किया कि ये कायाकल्प कैसे हुआ, और कुछ प्रैक्टिस करते करते कुछ लोगों का कायाकल्प हो गया। अच्छा। वो लोगों की समझ में आया तो मेरे पास फोनों की झड़ी लग गई जी। सैकड़ों हजारों लोग कायाकल्प के लिए मेरे पास ऑफर देने लगे, हमारा कायाकल्प कर दो, हमारा कायाकल्प कर दो। लेकिन कायाकल्प प्रकृति से छेड़छाड़ है। अच्छा। हमें प्रकृति के व्यवस्था में व्यवधान नहीं करना चाहिए जो प्रकृति ने व्यवस्था दी है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर करना ही है कायाकल्प तो उन देशभक्तों के लिए, उन संत महात्माओं के लिए, उन समाज सेवियों के लिए जो वास्तव में इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, जैसे मोदी है, जैसे योगी है, और बहुत से नेता हैं, और बहुत से अच्छे अच्छे संत हैं, और बहुत बहुत बड़े विद्वान लोग हैं। ऐसे लोगों को कायाकल्प करने में आनंद भी आवे, लेकिन उनके साथ हमारी कोई पहुंच नहीं। जी जी जी। और उनके पास हमसे बड़े बड़े लोग हैं, तो वो उनसे अपना कर रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। इससे बुद्धि भी बहुत तेज हो जाती है। अच्छा। और वो सफल हैं। और मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जरूर कायाकल्प की औषधियां खाई हैं। जी, हो सकता है। हाँ, जो बुद्धि को इतना कुशाग्र और इतना उनका यश फैल रहा है, और किसी बात को, किसी भी प्रश्न का उत्तर इतना शानदार देते हैं जिससे देश विदेश सभी प्रभावित होते हैं। तो ये सब इन औषधियों का ही कमाल है। उन्हें जरूर कोई ऐसा महात्मा या कोई विद्वान पुरुष मिला है जिससे उन्होंने रस रसायन की औषधियों का सेवन जरूर किया है, अथवा सोमवर्ग की जो औषधियां हैं 24 उनका सेवन किया है, अथवा 19 सोम के तुल्य औषधियां उनमें से किसी का किया है, अथवा 64 दिव्य औषधियां हैं उनमें से किया है। अष्टवर्ग तो सामान्य है जो चवन ऋषि ने सेवन की थी। अश्विनी कुमारों ने च्यवनप्राश जो बनाया था उनके लिए, जवानी के लिए वो, लेकिन अब च्यवनप्राश में वो औषधियां मिलती नहीं है अष्टवर्ग की। अब तो बना रहे लोग, बना रहे, वैसे उसका कोई खास लाभ नहीं है। खैर, तो ये रहा। अब कायाकल्प करने के लिए या चिकित्सा जगत में आने के लिए सबसे बड़ी बात है कि रोग का सही सही निदान और पहचान। कायाकल्प की जब आप बात करें तो शरीर का कायाकल्प कह रहे हैं या रोगों से निदान दिलाने की बात करें? शरीर का भी कायाकल्प हो जाता है, रोग तो भाग ही जाते हैं, आयु भी बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ जो जब भी किसी कायाकल्प करेंगे आप, तो सबसे पहले उसे स्वस्थ करेंगे। नहीं तो वो कायाकल्प की औषधि उसे स्वस्थ करने में लग जाएगी, कायाकल्प कहाँ करेंगे। तो कायाकल्प के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, तो पहले रोगों का निपटारा। इसके लिए फिर हमने और आयुर्वेद पढ़ा पूरा। अच्छा। बहुत बार पढ़ा कि कौन सा रोग है, कैसे पहचान हो, और कैसे उसमें कौन सी औषधि इस्तेमाल हो। इसके लिए एक फॉर्मूला है 35, 36 और 613। अच्छा, फॉर्मूला की गणित है। हाँ, 35, 36, 613। हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि देखो, आयुर्वेद जानने के लिए तुम्हें तीनों धातुएं, अच्छा, दोष जी, वात पित्त कफ के बारे में भली प्रकाश जानकारी करनी जी। सभी रोग इनके अधीन है। अच्छा। वात पित्त कफ के।
वात पित्त कफ को आप थोड़ा सा बताऊंगा, इलाज करूंगा, पहले मैं इसको बता दूं। अब इसके अलावा 5 महाभूत जो इस शरीर के कंस्ट्रक्शन में काम आ रहे हैं जी, उनसे उनकी मौजूदगी, उनकी कमी या अधिकता भी रोगों का कारण है। अच्छा तो 5 महाभूत शरीर में उसकी क्या स्थिति है ये जानना हो। जी, फिर 3 है मल, वो है मूत्र, पुरीष और श्वेद। जी, बहुत से रोग मूत्र की वजह से हो जाते हैं। मूत्र रुक गया, मूत्र प्रोटीन चली गई, या मूत्र ज्यादा बहने लगा, रुक नहीं रहा है, अच्छा, तो मूत्र पुरीष, पुरीष कहते हैं मल, लैट्रिन, तो वो नहीं निकल रही है पेट से तो रोग, ज्यादा निकल रही है तो रोग, है ना। और मल में ही बल है जी, अगर शरीर का मल निकल जाए तो आदमी बलहीन हो जाए। शरीर की सफाई नहीं हो रही है एक तरह से। हाँ, पहले लोग इतने गरीब होते थे, पेट भर नहीं पाता था, पेट न भरने से मरते थे। आज पेट खाली नहीं हो रहा है, इससे मर रहे हैं जी, है ना। सही बात है। हाँ, तो खैर, तो ये 3 मलों की जानकारी होनी चाहिए, इससे होने वाले रोग, उनका निदान जी, और उनकी उपचार। इसके बाद आता है 35, 36, 6 जो हैं ये रस हैं जी, 35, 37, 35, 36, 613। तो 7 हैं धातुएं। अच्छा, खाने से रस बनता है, रस धातु है। ठीक है रस से रक्त बनता है, रक्त धातु है। जी, रक्त से मांस बनता है, वो मांस धातु है। मांस से मेद बनता है, फैट, ये धातु है जी, और मेद से अस्थि, हड्डी बनती है, ये धातु है। और हड्डी से मज्जा बनती है, मज्जा धातु है। और मज्जा से शुक्र बनता है, वीर्य बनता है, ये धातु है। तो इन 7 धातुओं के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए जी, ये सब शरीर की ही। हाँ, कौन सी धातु में रोग पहुंच गया, कौन सी धातु में रोग मौजूद है। जी, जैसे रस धातु में अगर रोग है तो उसके अलग अलग रोग हैं, अच्छा, अलग अलग पहचान है, अलग अलग उनके उपचार है। रस से रक्त में अगर है तो रक्त के अलग रोग हैं जी, उनकी पहचान और उनके उपचार अलग है। ऐसे ही मांस के रोग हैं, जैसे कैंसर है, जैसे फोड़ा है, फुंसी है, बहुत से रोग हैं ये मांस धातु के, मेद धातु की। ऐसे ही अस्थि के हैं, हड्डी के। अस्थि में भी कैंसर होता है जी, और अस्थि में ये बोलते हैं कैल्शियम की कमी से भुरभुरी हो जाती, कैल्शियम की अधिकता से टेढ़ी हो जाती, बढ़ जाती। बहुत सी बातें हैं, उनको छोड़िए, डिटेल नहीं जाता, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इससे भी रोगों की जानकारी होना आवश्यक है। यही मैं जानना चाह रहा था कि जैसे नसों के वजह से बताऊंगा, आगे आएगा, वो टॉपिक आएगा आपका। इसी तरह से बोन मैरो, बोन मैरो मुख्य धातु है, उसी से वीर्य बनता है, उसी से शुक्र धातु बनती है, उसी से संतति उत्पन्न होती है, उसी से ओज बनता है, उसी से ताकत और सामर्थ्य और ब्रेन को एनर्जी मिलती है, शुक्र धातु से, जो बोन मैरो से बनते हैं। तो इनमें होने वाले रोग और उसका निदान, ऐसे ही शुक्र धातु में होने वाले रोग और उसका निदान। तो ये 7 धातुओं के बारे में विधिवत जानना चाहिए किसको, वैद्य को जी। और इसके बाद आते हैं 6 रस। 6 रस मधुर, कषाय, तिक्त, लवण, कटु, इस तरह से ये 6 रस हैं। और इनसे कौन कौन से रोग बन सकते हैं, कौन कौन से रोगों का उपचार हो जाता है। अच्छा, बन सकते हैं, इसकी भी हाँ, तो ये हो गए। अब है 13 अग्नियां। 13 अग्नियां, ये अग्नि ही भोजन का पाचन करती हैं, यही उच्चीकरण करती हैं धातुओं का। तो पहले आया 13 अग्नि में जो पेट की जठर अग्नि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जठर अग्नि कमजोर है तो आप भोजन पचा ही नहीं सकते, तो अगली धातु बनेगी नहीं। अगर ज्यादा है तो एसिडिटी बन जाएगी, गैस बन जाएगी, बीपी बन जाएगा, 100 रोग हो जाएंगे।
कहते भी इसको बैलेंस्ड, आधी बीमारियां पेट से होती है। हाँ, तो जठर अग्नि से पाचक रस कहते हैं, अच्छा पाचक पित्त कहते हैं, अच्छा वो जठर अग्नि है। इसे HCl भी कहते हैं एलोपैथी वाले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत कंसंट्रेट होता है, अगर उसे यहाँ रख दिया जाए तो फपोले डाल देगा, अच्छा लेकिन हाथ में वो म्यूकस मेम्ब्रेन से सुरक्षित रखा, वो बहुत काम करता है। उसको छोड़िए, डिटेल हो जाएगा ज्यादा। तो पहली अग्नि हो गई जठराग्नि। फिर पांचों भूतों की अपनी अपनी अग्नियां हैं, अच्छा पंचभूताग्नि, तो इनकी अग्नियां भी जरूरी है। फिर 7 धातुओं की अपनी अपनी अग्नियां हैं, अच्छा तो 1 और 5 6 और 7 13, तो 13 अग्नियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, इनके उपचार, इनका निदान, है ना जी, और होने वाले रोग, तब ही आयुर्वेद का वैद्य बन सकता है। इससे पहले कोई वैद्य बनता है तो वो वैद्य नहीं है। अच्छा, तो अब बात आती है कि इस विषय में जो आपने नाड़ी की बात कही थी, अब इसका पहलू है निदान, कि चलो आप इलाज जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम रोग कौन सा, तो निदान का इलाज क्या करोगे, चिकित्सा का ही करोगे। क्योंकि डायग्नोज एक बहुत बड़ा तो डायग्नोसिस को ही निदान कहते हैं। जी जी जी। तो इस डायग्नोसिस जो हमारी भारतीय परंपरा और आयुर्वेद की वो है, इतिहास है, उसमें आपको नाड़ी देखना, स्पर्श ज्ञान त्वचा का जी, मलमूत्र की पहचान, अच्छा आंखों से देखना, टेम्परेचर देखना, इन सब तरीकों से ये उसका निदान होता है, पहचान होती है। अब आप कहेंगे नाड़ी से आप लोगों को पता कैसे लगा लेते हैं जी, तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। कई लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि नाड़ी से इसलिए मैं इस बात को जी क्लियर कर देता हूँ। देखो, शरीर में व्यापक चीज कौन सी है? ब्लड। ब्लड व्यापक है जी नर्व्स व्यापक है जी, सेल्स व्यापक हैं, ठीक है, बॉडी सेल्स व्यापक है पूरे शरीर। और इनका संचालन, ब्लड का संचालन कहां से होता है? हार्ट से। तो ब्लड अपनी अपनी हर स्थान की सूचना हार्ट को देता है, जी तो प्रत्येक अंग की हर सूचना हार्ट के पास है, और हार्ट उससे प्रभावित होता है। जी, जैसा जैसा रोग किसी भी अंग में, उस अंग की वजह से वहां का ब्लड या हार्ट को समस्याग्रस्त करता है। तो हार्ट की जो वाइब्रेशंस हैं, जो पंपिंग है, इससे उस ब्लड के माध्यम से हमें बहुत से रोगों और दोनों स्थानों का पता लग जाता है कि रोग कहाँ है और क्या रोग है। स्थान का ही पता लगता है, स्थान पता लग जाता है, क्योंकि हर स्थान में है ब्लड, उसका कनेक्शन हार्ट से, और हार्ट का कनेक्शन ये जो है एक साक्षिणी नाड़ी होती है, ये वाली, अच्छा ये जो नीली नीली दिख रही है आपको, ये जी ये जी जी जी, ये नाड़ी जो अंगूठे पे पहुंचती है, ये वाली नाड़ी, ये साक्षिणी नाड़ी है, जी, साक्षिणी धमनी, ओके, यानी ये ब्लड को देने वाली है, सिरा नहीं है, ये धमनी है। अच्छा तो इसे साक्षिणी धमनी को और साक्षिणी नाड़ी को, ये नाड़ी जो अंगूठे पे पहुंचती है, ये वाली नाड़ी, ये साक्षिणी नाड़ी है, जी, साक्षिणी धमनी। ओके, तो नाड़ी को स्वयं भी आप देख सकते हो। तो देखने के लिए मैं हल्का सा आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं कि जैसे ये अंगूठा है, जी, पुरुषों का दाहिना हाथ और स्त्रियों का बायां हाथ देखना चाहिए। ऐसा क्यों है पुरुषों का? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। पुरुषों का दाहिना और महिलाओं का बायां हाथ क्यों देखना चाहिए? खास वजह? उसकी वजह है कि जो नाड़ी है, नाभि में नाड़ियों का गुच्छा बनता है, 72,000 नाड़ियों का गुच्छा है जी, वो एक कच्छप की शक्ल बनाते हैं, कछुआ की। तो उसका जो मुंह है महिलाओं में बाईं तरफ है, अच्छा और पुरुषों में दाहिनी तरफ है, अच्छा उसके पैरेलल ये देखा जाता है। अच्छा, इसलिए पुरुषों में दाहिना हाथ और महिलाओं बायां हाथ देखना चाहिए। कभी कभी जब किसी तरह से जब करना, तो दोनों हाथों को भी देखा जा सकता है। अच्छा, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? वो तो हमें वो करना है ना, निदान करना है जी, कहीं कोई शंका हो रही तो इस हाथ को भी देख लो, इसको भी देख लो, दोनों को देखा जा सकता है। तो ये साक्षिणी नाड़ी है, ये वाली जो ये अंगूठा है, इससे, इसकी जड़ से 1 अंगुल और छोड़िए
तो अब ये नाड़ी जो है ये वाली देखो नीले रंग की दिख रही होगी आपको, ये जी इस पर हाथ रखिए यूं, एक देखिए एक अंगुल छोड़ दिया ना मैंने जी। अब ये उंगली जो है तर्जनी, ये आपको वात रोगों का स्थान बताती है, और ये जो है मध्यमा ये पित्त रोगों का बताती है, और ये जो है ये लास्ट अनामिका ये कफ रोगों को बताती है। इनकी अलग अलग चालें होती हैं। तो जो ये वायु की है ये दो तरह से चलती है, एक तो जलौका की तरह और सांप की तरह। अच्छा। अगर जलौका की तरह जलौका चलती है यूं अच्छा। सीधी, उसके पैर नहीं होते, ना सांप के होते ना उसके होते जी। तो यूं चल रही है सीधी, तो जलौका की तरह है, तो इसका मतलब ठीक है। इसका आभास होता है छू के? हाँ हाँ बिल्कुल पता लगेगा आपको। अच्छा तो ये जो है अगर यूं चल रही तो समझो कि आपका बात ठीक है, और अगर बात सांप की तरह चल रही है यूं तो समझ लो कि बात बिगड़ी हुई है। अच्छा। और ये कोई ना कोई रोग का इशारा कर रही है। जबकि सांप तो सर पर चलता है मेरे ख्याल से। सर पर चलता है लेकिन ये तिरछा। अच्छा। हाँ अच्छा। त्रियक। अच्छा। तो अगर ये चल रही है बात की नाड़ी, ये इस उंगली से आप देख रहे हैं यूं करके छू रहे हैं यूं, और इससे ऐसी चाल मालूम पड़ी तो समझ लो आपकी वायु बिगड़ी हुई है। अगर जलौका की चल रही है तो ठीक है। दूसरी बात, ये जो उंगली है ये मध्यमा, ये पित्त को बताती है। पित्त में तीन चालें हैं, कुलिंग काक मंडूक गतिम पित्तस्य प्रकोपतः। यानी कुलिंग कहते हैं गौरैया, काक कहते हैं कौवा, और मंडूक कहते हैं मेढक। ये तीन तरह की चालें होती है इसमें। अगर वो छोटी जंप ले रहा है, इसमें जंपिंग है। अच्छा। पित्त में जंपिंग है। अगर जैसे गौरैया छोटी चिड़िया होती है कुलिंग, तो वो छोटी छोटी जंप देती है, तो समझ लो कि ठीक है, पित्त ठीक है। अगर उससे ज्यादा बढ़ के कौवा की जंप होती है यूं, तो ये गड़बड़ है। और अगर वो मेंढक की तरह छाल मार रहा है यूं, इस तरह महसूस हो रहा है, तो बहुत गड़बड़ है। अच्छा। अगर ध्यान रखो, अगर वात का नाड़ी सर्पवत और पित्त की नाड़ी मंडूकवत चले, मेढक की तरह चले, तो समझ लो कैंसर है। अच्छा। समझ लो उसको इन्फेक्शन है बॉडी में, अच्छा। पता लग जाएगा आपको। अच्छा अब ये रहा तीसरा है कफ का। कफ का मतलब होता है इसमें हंस पारावार गतिम, ये श्लेष्म प्रकोप, यानी कफ का जब प्रकोप होगा तो कफ की जानकारी के लिए हंस और पारावार। हंस कहते हैं ये बतख, और कबूतर आप जानते हैं। तो हंस की तरह चल रही है तो ठीक है, धीमे। कैसे चलती है हंस? बहुत से महिलाओं को उपमा देते हैं हंस गति चलती है, तो वो मटक मटक के चलती है। ये पैर यूं रखेगी इधर, फिर दूसरा पैर यूं, फिर इस तरह से चलेगी, तो बतख ऐसे चलती है, बहुत धीमे धीमे मटकती हुई, तो ये ठीक है। अच्छा। अब यही चाल कबूतर करता है, तो कबूतर पैर तो आगे पीछे रखते हैं यूं, लेकिन वो तेज चलता है, तो कफ गड़बड़ है, या कफ की नाड़ी रुक गई है, इतना ज्यादा कफ हो गया है। तो तीन तरह से तीनों नाड़ियों को जाना जाता है। कभी कभी दोनों नाड़ियां, दो नाड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी अलग पहचान है, और कभी कभी तीनों ही हो जाती हैं, तो उसकी अलग पहचान है। तो दो की होने पर और तीन की होने पर, तीन की जब गड़बड़ होंगे, तीनों दोष गड़बड़ होंगे, तो वो लावा तीतर की तरह, जो तीतर बटेर चलता है ना, कभी जंप मारी, फिर दौड़ने लगे, फिर यूं चलने लगे, इस तरह तीनों दोष गड़बड़। और उसमें कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, उसमें द्वंद्वज में, और त्रिदोष इस तरह चलती है। तो इस तरह से ये तो सामान्य जानकारी जो आपकी किताबों में मिलेगी। तो सामान्य व्यक्ति को इसका आभास हो सकता है कि हाँ बिल्कुल कैसी है। हम पढ़ाते हैं यहाँ। अच्छा। लोगों को हम पढ़ाते हैं, नाड़ियां पढ़ाते हैं। इसके अलावा अब आप ये कहेंगे आपको पता कैसे लग जाता है शरीर के संग में क्या रोग है, तो उसके लिए अलग तरीका है। उसके लिए हमें देखिए, ये वात पित्त कफ, इन तीनों के 5-5 भाग हैं। वात के 5 हैं, प्राण
उदान, व्यान, समान और अपान। इनके अलग अलग स्थान है, इनकी अलग अलग पहचान है। ऐसे ही पित्त, पित्तु 5 है, पाचक रस, पाचक पित्त, और आपका भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, इस तरह 5 है ये। ऐसे ही 5 कफ हैं, अवलंबक, तर्पक, और तुम्हारे हर एक अंग में अलग अलग हैं। उन सबके जो है वो किस अंग में कौन सा रहता है और उसकी पता जो लगती है वो ये सेंसर है तीनों जी। इन सेंसरों से लगती है कौन सा पित्त गड़बड़ है, कौन सा वात गड़बड़ है, कौन सा कफ गड़बड़ है। तो वात, पित्त, कफ जिस जिस स्थान में इंगित कर रहे हैं तो उससे पता लग जाता है कि इस स्थान में ये गड़बड़ है जी। तो इस तरह नाड़ी से रोग का पता लगाया जाता है। इसके लिए तो काफी अभ्यास की जरूरत है, बहुत बड़े अभ्यास की जरूरत है। हम इसे 1 महीने का कोर्स जी रखते हैं, 1 महीने में नाड़ी पढ़ा देते हैं। अभ्यास तो जिंदगी भर करना पड़ता है। हम भी इसमें पूर्ण ज्ञानी नहीं है, हम भी अभी सीख ही रहे हैं, ये मान लो। जी। तो ये बहुत बड़ा समुद्र ज्ञान है। बड़ा अफसोस है कि बीएमएस में तो इसे बहुत स्लाइटली पढ़ाया जाता है और इसको तो वो निकाल सा ही दिया है कोर्स से, क्योंकि लोग जानते ही नहीं नाड़ी के बारे में। हमें आयुर्वेद के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर से कुछ ऐसे सार्वजनिक रोग हैं जैसे डायबिटीज है, जैसे कैंसर है, जोड़ों का दर्द है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है और पेट के रोग है। ये खास तौर से रोगी आते हैं ज्यादातर, इनसे लोग परेशान हैं। तो मैं आपको एक ऐसी दवा बता देता हूं, एक ही मात्र जी, जो सभी तरह के रोगों का शमन कर देगी। अच्छा, लेकिन महंगी पड़ेगी। अच्छा। अब मैं उसकी बनाने की विधि बताता हूँ और दवा क्या है वो बताता हूँ पूरा, और सबके हित के लिए बता रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि लोग मेरे पास इलाज के लिए आओ, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे पास आए। मैं तो कह रहा हूँ अपना इलाज खुद करें जी। और इन बातों से जो वैद्य हैं वो सीखें और इन दवाओं को बनाएं और लोगों को स्वस्थ करें जी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दवा जो है, जो कायाकल्प भी करती है और सभी रोगों का शमन कर देती है, आप पारा लीजिए। पारे को शुद्ध करिए। शुद्ध करने में करीब करीब 3 महीने लगेंगे। पारे के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, पारा क्या है? पारा एक धातु है जो दुनिया की सबसे भारी धातु, और वो द्रव रूप में रहती है और उड़नशील है। अच्छा। और ये ट्रांजिट धातु है, यानी दूसरे में परिवर्तित होने की सामर्थ्य करती है। इसकी बात है। तो ऐसी बहुत सी धातु है, जैसे जस्ता है, रांगा है, रांग है, त्रिवंग कहते हैं, और चांदी है, तामा है। ये सब धातुएं दूसरी धातु में कन्वर्ट की जा सकती है इस पारे से जी। खैर, तो पारा जो है द्रव पदार्थ है और ये वास्तव में तो शिव रूप ही है। अच्छा। आयुर्वेद में से शिववीर कहते हैं। इसके अनेकों नाम हैं। पारद है, सूत है, सिद्ध सूत है और पारा है, और आपको इसको पारस भी कहते हैं। पारस मणि इसी की बनती है। अच्छा। जो सोना बनाती है। जी जी जी। छुआने से लोहे को या किसी धातु को छुआ तो सोना बन जाता है, वो इसी से बनती है। तो ये न केवल धातु को परिवर्तन करती है, ये शरीर की धातुओं को चिकट कर देती है और सब रोगों का विनाश कर देता है। अच्छा। तो मैं एक कॉमन दवा बताता हूं सबके लिए जी। और सभी वैद्यगण जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे एलोपैथी के, होम्योपैथी के, आयुर्वेद के, इलेक्ट्रोपैथी के, जो भी पैथीज हैं, उन सब के हित के लिए मैं कहता हूं इसे बना लो और कर लो। अगर उसे ठीक न हो तो गारंटी मेरी है। आप पारे को विधिवत तरीके से शुद्ध करिए। इसको शुद्ध करने में कम से कम 3 माह लगती है। अच्छा। शुद्ध करने के लिए इसके 8 संस्कार आवश्यक हैं। पहला संस्कार है स्वेदन, दूसरा मर्दन, तीसरा मूर्छन, चौथा उत्थापन, 5वां पातन, 6वां जो है इसका संयमन,
और 8वां दीपन, बुभुक्षीकरण, गगन भक्षण, और आगे के बहुत से संस्कार हैं, 18 हैं, कहीं कहीं 24 संस्कार हैं, कहीं फिर 100 संस्कार हैं। तो जैसी जैसी औषधि बनाना चाहते हो उस स्तर की औषधि बनती चली जाएगी। तो मैं सामान्य और सामान्य रोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रचलित हैं, वर्तमान में हैं और थे और रहेंगे, उन सबको नष्ट करने की सामर्थ्य इस पारे में। जैसे आपने गिनाया डायबिटीज हो गया। हाँ, तो देखिए इससे कैंसर, डायबिटीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, शरीर के कोई रोग क्यों न हो, उस सब को समाप्त करने की सामर्थ्य रखने वाली दवा मैं आपको वर्णन करता हूं। आप पारे को 3 महीने तक शुद्ध करिए विधिवत। इन 8 जो बताए मैंने संस्कार, इनको करिए, विधिवत करिए, जल्दबाजी मत करिए, शॉर्टकट मत जाइए, जो शास्त्र अनुसार उसका व्यवस्था करिए। जब शुद्ध हो जाएगा पारा, तो शुद्ध पारे की पहचान, पारा बिल्कुल पतला हो जाएगा, पारे मुंह देखोगे लाल सुर्ख दिखेगा, और पारा बहुत चंचल होगा। अच्छा, एकदम शुद्ध होगा, पीलापन लिए होगा हल्का सा। अच्छा, हाँ, तो वो शुद्ध पारा है। अब उस पारे को आपको पहले, सबसे पहले आपको भुभुक्षीकरण करना पड़ेगा। भुभुक्षी मतलब भूखा। पारा अपने आप में इनर्ट है, अच्छा, निष्क्रिय है, अक्रिय है, ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है, बड़ी कठिनता से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने में इसको हमें कैटालिस्ट देने होते हैं, बिड। तो कोई जल्दी, तो इस तरह से पारे का शुद्धिकरण करने के बाद, भुभुक्षीकरण करने के बाद, भुभुक्षीकरण में विषों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, जिसमें 7 उपविष और 5 महाविष में घोटना है बार बार, और फिर उसको उड़ाना है। ऊर्ध्वपातन, अधःपातन, क्रियकपातन करके पारा बुभुक्ष हो जाता है। तो हमारा शरीर विष को इनको तो विष पारा नहीं ग्रहण करता। अच्छा। उसको शुद्धिकरण में काम आता है, उसको अच्छा। भूखा करने में काम आता है, रिएक्शन करता है। अच्छा। तो बुभुक्षीकरण करने के बाद, दीपन करने के बाद, उसे सबसे पहले हम गंधक जान कराएं, कम से कम 6 गुना गंधक, अन्यथा 21 गुना, 100 गुना गंधक पारे को खिला दो, सोना बन जाएगा। कुछ मत करो, कोई अलग से क्रिया की आवश्यकता नहीं। 100 गुना गंधक उसे खिला दो पारे को। अच्छा, जितना अधिक पारा खिला दोगे, वो जितना अधिक गंधक खिला दोगे पारे को, उतना ही जोरदार पारा बन जाएगा, उतना ही सामर्थ्यवान बन जाएगा, उतना ही रोगों को नष्ट करने वाला बन जाएगा। तो गंधक जान करिए। गंधक जान करने के बाद आप उसको गगन भक्षण कहते हैं, ग्रासमान तरीके से बीज खिलाइए। बीज में अभर्क सत्व का बीज बनाइए, अभरक खिलाइए, कम से कम संभाग अभरक खिलाइए। तो पारा फिर कभी उड़ेगा नहीं। आग पे रख दो, उसे भट्टी पे रख दो, उड़ेगा नहीं। और अग्नि के सहायता से ही ये बीज खाता है। अच्छा, तो फिर इसके बाद सोना खिलाइए। सोना के बाद थोड़ा सा हीरा खिला दीजिए और उसकी भस्म बना दीजिए। ये सभी रोगों को ध्वस्त करने में सक्षम है। अच्छा, किसी रोग को भी इससे आप नष्ट कर सकते हो, इससे कायाकल्प हो सकता है। ये मैंने एक ऐसी दवा बताई है जिससे सब रोगी, मेरा अपना शोध है और इस पे मैं काम कर रहा हूँ और इससे बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। और मैं ज्यादा तारीफ यूं करनी नहीं चाहता कि बहुत से लोग षड्यंत्रकारी बैठे हैं जो इस आयुर्वेद का गला घोंटना चाहते हैं जी। उन्होंने जुडिशरी को प्रभावित कर रखा है, उन्होंने सरकार को प्रभावित कर रखा है और आयुर्वेद वालों का तो गला घोंटा ही जा रहा है। उनको न कोई सहूलियत दी जा रही है सरकार की तरफ से भी। कोई खास सरकार की तरफ से अब मोदी जी के आने से कुछ हुआ है, लेकिन फिर वही घपला सपला हो गया है। आयुर्वेदाचार्यों पर जो आयुर्वेद में काम कर रहे हैं उन पर एलोपैथी वाले सीएमओ वो डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, हाँ दबिश डालते हैं, पकड़ते हैं। अरे तुमसे तो मरीज ठीक नहीं हो रहे, जो ठीक कर रहे हैं उनको तुम करने नहीं दे रहे हो। और कोर्ट कहता है साहब डिग्री चाहिए। अरे ये बताओ, बाघभट्ट, चरक ऋषि, सुश्रुत और जितने भी आयुर्वेदाचार्य उन पर कौन सी डिग्री थी जिन किताबों से डिग्री मिल रही है? जी, जी, जी। तो इस तरह से षड्यंत्र चल रहा है आयुर्वेद का गला घोटने के लिए। और हम तो इसीलिए चिकित्सा भी नहीं करते और सिर्फ हम तो शोध करके लिखे दे रहे हैं। लोगों के काम आएगा कभी और जो इससे लाभ उठाएंगे तो उठाएंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। विस्तार में बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद।